So, hello public, welcome to our channel Markets by Abhijit. बेसिकली इसमें अपन जो करने वाले हैं, इस पूरी यूट्यूब चैनल का जो मोटो है, उद्देश्य बोल सकते हैं इसको, कि ऊपर से चीज को जैसे देख के एक बंदा ट्रेडिंग की दुनिया में घुस रहा है, उसको एक्चुअली पूरी नॉलेज है ही नहीं इस चीज़ की। तो वही चीज अपन एक सिस्टमैटिक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे आपने कभी सुना हुआ एनआईएसएम के द्वारा या एनआईएसएम के बारे में कभी सुना हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो उसके अपन रिसोर्स को यूज करके एक डीप डाइव लगा करके पूरे कॉन्सेप्ट्स को देख करके समझ के कि कैसा क्या होता है, क्या चीजें होती है। अभी सब चीजों की नॉलेज है ही नहीं अपनी, मतलब 80% या उससे भी ज्यादा जो पर्सन इन्वॉल्व हैं इस चीज में, उनको इस चीज की नॉलेज ही नहीं मिली। तो ये एक कोशिश रहेगी। बेसिकली ये जो मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं, ये जो अपना डेरिवेटिव्स का एग्जाम होता है ना, ये सब का सीरीज रहती है कोई सी, उसका अपने को लोड नहीं लेना। वो मटेरियल है, इसमें एक पूरा इन डिटेल अपने को पूरा व्यू दिया गया है, पूरा डेरिवेटिव मार्केट के बारे में उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग इसमें दी गई। तो ये आपको शायद उसमें जब अपन रजिस्टर करते हैं एनआईएसएम की साइट पे तब मिलती है ये वर्क बुक, शायद। मतलब एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के बाद उससे पहले भी मिल जाती है, तो एक अच्छा रिसोर्स है बेसिकली। तो एक बार फर्स्ट वीडियो के हिसाब से आपको पहले जो जो टॉपिक्स रहेंगे वो बता देता हूँ। बेसिकली ये जो अपने इंडेक्स बोलते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे अपन बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मार्केट, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, significance of derivative market, various risk faced by the participants in derivatives। ये सब चीज रहेगी पहले भी में। अपना जो मोटो रहेगा कि एक दिन में, मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक अपन बेसिकली कवर करें, और आराम से चले, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, समझने लायक लैंग्वेज चल। कोई लोड नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हो। समझ के करो बॉस, कहने का मतलब ये। तो एक कोशिश रहेगी भाई की तरफ से आपकी, और सपोर्ट रहा तो बढ़िया चलेगा। फिर बाद में जो चैप्टर 2 आएगा, अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स, जिसका सबको बहुत चढ़ा रहता है, निफ्टी ये वो, पागल हुए रहते हैं। सबसे ज्यादा लॉस भी वैसे इसी चीज में कर रहा है आजकल। तो इसमें आएगा इंट्रोडक्शन टू एन इंडेक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉक इंडेक्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडेक्स, इंडेक्स मैनेजमेंट, मेजर इंडाइसेस इन इंडिया, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो बंदे ये अपने देते हैं एग्जाम डेरिवेटिव्स वाला, तो वो लोग बेसिकली एक कॉर्पोरेट में एंट्री पाने के लिए ये एग्जाम देते हैं। जैसे कि ये अपने ब्रोकर हो गए, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। तो मतलब ये एक कॉर्पोरेट की व्यू से बनी हुई चीज। तो उस हिसाब से अपन भी पढ़ेंगे तो अपने को पता रहेगा कि मतलब इंटरनली, इंटरनली बोले, हाँ इंटरनली क्या, कैसे क्या चीजें काम करती। एक अच्छा नॉलेज आएगा, प्रॉपर माइंडसेट बनेगा, बढ़िया चीज रहेगी। और मेन चीज है कि इसको अपन सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, इतना जो हो सके बिल्कुल सिंपल। फिर तीसरा चैप्टर जो आएगा अपना, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। फ्यूचर्स वाले बंदे भी रहते हैं। इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, some important terminologies associated with futures contracts, difference between forward and futures। बहुत 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 सारी चीजें आपको पता भी होगी, ऐसी बात नहीं, बट फिर भी सीक्वेंस में जाना ही सही रहेगा। मेनली क्या है, ये अपने को ये जो एनआईएसएम है, सेबी द्वारा ही इसको बनाया गया था, एक बॉडी 2006 में आई गई। तो ये उसी से जुड़ी हुई चीज है, उसी की नॉलेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके पास ज्यादा दम होगा, उस हिसाब से बढ़िया चीज रहेगी। तो सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद फ्यूचर
futures contract, difference between forward and futures, payoff charts for future contracts, future pricing, price discovery and convergence of cash and future prices on the expiry. ये प्राइसिंग का पूरा मामला रहता है, वो अलग चीज चलते आएंगे देखते आएंगे। यूजर ऑफ फ्यूचर्स, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन भी चैप्टर 4 आ गया अपना। ऑप्शन में बहुत मेन तो यही काम करता है, बायर लोग भी ज्यादा घुसे हुए रहते हैं। बेसिक्स ऑफ ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, देखने लायक, मजा आता है। में आता है बेसिक्स ऑफ ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, बहुत सारी चीजें आती भी होगी इसमें। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये आपने सुना होगा, पर वो जो आपने सुना है वो दूसरी चीज है और ये दूसरी चीज है। एंड इसके बाद पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक्स, ग्रीक्स के बारे में सुना, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ एन ऑप्शन, ये जो आपने सुना है वो ये चीज है। एंड एनालिसिस ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर, दो प्रकार के होते हैं, बेसिक चीजें भी हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा सब। चैप्टर 5 आ जाएगा फिर अपना, स्ट्रेटजीज यूजिंग पिटी फ्यूचर्स एंड पिटी ऑप्शन, यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हेजिंग स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्राज, use of option for trading and hedging, arbitrage using options, put call parity, delta hedging, interpreting open interest and put call ratio for trading strategies। फिर अगला चैप्टर आ जाएगा अपना ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स, ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग, बहुत मेजर चीज है सब। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग, ये भी बढ़िया है। अब अपन लोग को बस घुसने की आदत है, सीधी बात। प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर चलेंगे तो बहुत फायदा होगा भाई, बहुत। एडजस्टमेंट्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस, ट्रेडिंग कॉस्ट, कॉर्पोरेट एक्शन भी बहुत सारे होते हैं, जो बोनस स्प्लिट ये सब सुना होगा आप, उन्हीं को बोलते हैं ट्रेडिंग कॉस्ट। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ट्रैकिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा, एल्गो ट्रेडिंग, मतलब ये एनालिसिस जो है सेबी ने ही इसको क्या बोलते हैं उसको स्थापित किया था। तो आपको बेसिकली बहुत डीपर चीजें मिल जाती है इसमें, और इसको अपन आराम से बिल्कुल सरल भाषा में समझ में पूछे, ठीक है। चैप्टर 7 आ जाए फिर आपका, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये ट्रेडिंग तो आप यहाँ पे कर लेते हो, उसके बाद उसका आगे क्या क्या, पीछे क्या क्या चलता है, मतलब स्क्रीन के पीछे क्या क्या चीजें चलती है, वो सब चीजों के बारे में नॉलेज। क्लियरिंग मेंबर्स, क्लियरिंग मैकेनिज्म, इंट्रोपैरेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, इसको ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा, सेटलमेंट मैकेनिज्म, रिस्क मैनेजमेंट, मार्जिनिंग एंड मार्क टू मार्केट अंडर एस्पैन, position limits, violations and penalties, settlement of running account of clients fund lying with the TM। TM किसको बोलते हैं, मेरे को शायद याद था, आ जाएगा आपको भी। सेटलमेंट गारंटी फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। उसके बाद में एट चैप्टर होगा अपना, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, बेसिकली जो लीगल चीजें रहती हैं। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, रेगुलेशंस इन ट्रेडिंग, regulations in clearing and settlement and risk management, eligibility criteria for membership on derivatives segment, standard operating procedures in the case of default by TM or CM। TM CM यार याद था मुझको, क्या था नाम, देखो अब आगे याद आएगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP फॉर हैंडलिंग स्टॉक एक्सचेंज आउटेज। मतलब अगर आप चैनल से जुड़े रहे और अपन इसको पूरा कंप्लीट किया, जो कि करना ही है अपने को, बहुत, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ फीलिंग है बॉस, समझो इस चीज को। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, अकाउंटिंग टैक्सेशन और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज, मतलब
आपके ऑर्डर लगाने से लेकर उसके पीछे क्या क्या, उसको एग्जिट करने के बाद में क्या, वो सब चीजें आ रही भाई। चैप्टर 10 की बात करें, सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विसेज, अंडरस्टैंडिंग रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट। अब ये जो बात हो रही है वो, जो मैंने बात की आपसे कि जो एंटिटीज होती है, कॉर्पोरेट बॉडीज होती है, उनके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। उनकी ऐसी टीम बनी होती है जिनके नीचे क्लाइंट काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा चलता है। तो उसके अंदर बोल रहा है अंडरस्टैंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, रिटर्न एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स, इन्वेस्टर ग्रीवियंस मैकेनिज्म। कुछ दिक्कत दिक्कत आ गई तो ग्रीवियंस का सिस्टम भी, ग्रीवियंस मतलब सुनवाई, जिसको अपन नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बोले सुनवाई करना। जैसे कोई केस वेस चलता है तो उसको, इश्यू को सॉल्व करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसको ग्रीवियंस मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। ये अपना 10 चैप्टर तक था। इसके बाद में जो एग्जाम होता है उसका बेसिकली वेटेज वगैरह, कोई एग्जाम देना चाहे अगर, तो ये वेटेज बनता है। चैप्टर वाइज दे रखा है, पास करने देना चाहिए, अच्छी चीज है। बाय द वे ये जो रहता है ये अपना सेबी रजिस्टर्ड, अगर आप एग्जाम दोगे तो पास हो गए। जैसे बेसिकली 60% मार्क्स चाहिए रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 60 पासिंग रहता है। वो आप दे दोगे यदि तो रजिस्टर्ड हो जाओगे आप, एक तरीके से रजिस्टर्ड ट्रेडर कहलाओगे, डेरिवेटिव रजिस्टर्ड डेरिवेटिव मार्केट पार्टिसिपेंट हो जाओगे आप एक तरीके से। तो देना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। इसकी कॉस्टिंग अराउंड कितने आती है, 1500 से 2000 के अंदर आती है सब। तो बढ़िया चीज़ है। उसके बाद में जो शुरू करते हैं, पहली बात तो हम चैप्टर 1 से ऑफ बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है? बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। A derivative is a contract or a product whose value is derived from the value of some other asset known as the underlying। क्या बोलना चाह रहा है? डेरिवेटिव क्या होता है? या तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो एक प्रोडक्ट होता है जिसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू क्या की जाती है, डिराइव की जाती है। किससे? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम अदर असेट नोन एज द अंडरलाइन। किसी और असेट से उस कॉन्ट्रैक्ट या प्रोडक्ट की वैल्यू डिराइव की जाती है, और जिससे वो डिराइव की जा रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। ठीक है। अब डेरिवेटिव्स आर बेस्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है डेरिवेटिव बेसिकली। उसके बारे में बोला है, दीज इंक्लूड मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, टीन, लीड, लेड, जो भी बोलना चाहो, लीड बोल देता हूँ तो, एक्सेट्रा। इन सब चीजों पे बन जाता है डेरिवेटिव। ठीक है। अब ये सब चीजें क्या हुई, अंडरलाइन पर पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है। अगली क्या हुई, एनर्जी रिसोर्सेज सच एज ऑयल, ऑयल में भी क्या, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स, क्रैक्स, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा। ये सब चीजें हो गई। इन पे भी बन जाता है, क्रूड ऑयल के भी अपने कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं मार्केट में, जो कमोडिटी में चलते हैं ये सब चीजें। नेचुरल गैस भी मिलती है। ये ऑयल फिर से क्या हुआ, ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये क्या हो गया, ये सब होगा आपके अंडरलाइन। ठीक है। इन पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसकी वैल्यू इनसे डिराइव होगी और उसको बोला जाएगा डेरिवेटिव्स। बात खत्म। एग्री कमोडिटी सच एज व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सेस, एक्सेट्रा। एंड फाइनेंशियल एसेट सच एज शेयर, बॉन्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। जो अपने काम की चीज यहाँ पे लिखी, शेयर्स, बॉन्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, सब पे बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव मार्केट हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। ठीक है भाई, कैसे क्या हिस्ट्री रही, क्या उन्नति हुई, बात करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स मे बी मैप्ड बैक टू सेवरल सेंचुरी। बहुत पुरानी चीजें से बात, यही बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली। सम ऑफ द स्पेसिफिक माइलस्टोन्स इन इवोल्यूशन ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट वर्ल्ड वाइड आर गिवन बिलो। ठीक है भाई, सब पता हो गया है। 12th सेंचुरी में क्या हुआ भाई, इन यूरोपियन ट्रेड फेयर सेलर साइन कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉमिसिंग फ्यूचर डिलीवरी ऑफ द आइटम्स दे सोल्ड। जो आइटम उन्होंने यूरोपियन ट्रेड फेयर हुआ है में क्या किया, जो बेचने वाले लोग थे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किस चीज के लिए, कि आपने, हमने जो भी चीज बेची है उसकी डिलीवरी हम फ्यूचर में कर देंगे, इस चीज के लिए। तो बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, पर उस टाइम के हिसाब से। 13th सेंचुरी की बात करें अपन, देर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय इंग्लिश सिस्टर्शियन monasteries who frequently sold their wool up to 20 years in advance to foreign merchants। मतलब भाई, मैंने 20 साल आगे का माल आज ही भेज दिया, क्या बना के, कॉन्ट्रैक्ट बना के। ठीक है। ये भी एक तरीके से डेरिवेटिव की बात होगी।
वूल का प्राइस कुछ भी हो, अपन उसका प्राइस डिराइव होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बेसिस पर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है। वूल मैं उगा रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि 20 साल तक मैं तुमको दूंगा, तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ये भी डेरिवेटिव हुआ। फिर बात हुई 1634, 1634 to 1637, क्या हुआ भाई? तुलिप मैनिया इन होलैंड, ओके, फॉर्च्यून्स वर लॉस्ट आफ्टर स्पेकुलेटिव बूम इन टुलिप फ्यूचर्स बस्ट। ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव वर्ड आ गया है, फ्यूचर्स बस्ट आ गया, तो ये टेक्निकल टर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे अपन पढ़ेंगे इसको, उसके बाद में इसको भी समझेंगे, दिक्कत नहीं। लेट 17th century, इन जापान at Dojima near Osaka, a futures market in rice was developed to protect rice producers from bad weather और warfare। ठीक है, क्या कि इन लोगों ने फ्यूचर्स का एक मार्केट डेवलप कर दी, इसलिए ताकि जो प्रोड्यूसर, उनका कुछ भी अगर जैसे मान लो वॉर हो रहा है या फिर अपना वेदर में कोई दिक्कत आए, तो उससे नुकसान ना होकर अपन ने पहले एक डील बना ली, इतने प्राइस पे इतनी चीज बेचूंगा मैं, बात खत्म। तो इस हिसाब से फ्यूचर मार्केट डेवलप होने लग गया वहाँ पे, जापान में। डोजीमा ओसाका लिखा हुआ है साफ साफ। इन 1848 क्या हुआ भाई? द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सीबीओटी, फैसिलिटेटेड ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन वेरियस कमोडिटी। तो यहाँ से अपनी बातचीत हुई कमोडिटी में। क्या बोल रहा है भाई अपना, कि जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड था, उसने क्या किया, फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स कमोडिटीज पे उतार दी, मतलब कमोडिटीज पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, इसने फैसिलिटेट कर लिया, कुल मिला के काम चालू हो गया यहाँ से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का। 1848, ठीक है। इन 1865 द सीबीओटी, भाई अपना शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, went a step further and listed the first exchange traded derivative contract in the US. These contracts were called future markets। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले अपन आपस में अगर करते हैं, ये आगे आएगा वैसे, और अच्छे से वही समझ लोगे तो बेहतर है, पर ठीक है बताओ तो। जैसे मैं और आप अगर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, और अगर मैं बीच में किसी बंदे को ले आऊँ, किसी एक्सचेंज को ले आऊँ, तो उसको बोल देंगे फ्यूचर। ठीक है। तो ये वही बात कर रहा है, एक स्टेप फर्दर गया सीबीओटी, और क्या किया उसने, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है, लिस्ट कर दिया एक तरीके से यूएस में। ठीक है। जिसको बोला गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या आया, एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज बीच में आ गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं 1990 तक, बात पहुंच चुकी है अपनी। शिकागो बटन एंड एग बोर्ड, स्पिन ऑफ ऑफ सीबीओटी, ठीक है भाई, वाज रीऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फ्यूचर की ट्रेडिंग अलाउ कर दी गई है भाई। इट्स नेम वाज चेंज टू शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, सीएमई। शिकागो बटर एंड एग बोर्ड का, इसमें अपने को कुल मिला के इसने एक तरीके से रीऑर्गेनाइज किया सब सिस्टम को, और उसके जरिए इसने क्या किया, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग चालू करवा दी। ठीक है, और इसका नाम फिर बदल दिया, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, सीएमई। ठीक है। अब 1972 में क्या हुआ, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो अपना भाई ये बटर एग वाला बंदा जो था, अच्छा नाम रख दिया इसका, उसने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट, आईएमएम, विच अलाउ ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर। इस भाई ने अपने को एक इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब इंटरनेशनल, बड़ी चीज होती है। तो उससे क्या हुआ, अब करेंसी में फ्यूचर्स अलाउ हो गए। पहले अपन उसमें नॉर्मली बात कर रहे थे, एक तरीके से वूल वगैरह इन सब पे बातचीत चल रही थी, अब करेंसी पे बातचीत होने लगी, तो बड़ी चीज है। 1970, फिर 1973 की बात करें, शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, सीबीओई, ओके भाई, बिकम द फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शन, ऑप्शन जो लिस्ट हो गए थे उनकी ट्रेडिंग के लिए पहला मार्केट प्लेस बना सीबीओई, 1973। वैसे ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक अपने को एक प्रीवियस हिस्ट्री पता लग जाए एक अच्छे तरीके से, कि ये कोई बड़ी तोप चीज नहीं है, नॉर्मल चीजें जो होती है वही चीजें, बस आप कॉकरोच को कॉकरोच न कह के उसको साइंटिफिक नाम से बोल दो, जो भी उसका पगलेसरी का नाम रहता है, वही वाली चीज हो रही है कुल मिला के, बनी आदमी अच्छे से समझ। फिर क्या हुआ, मार्केट फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शन, ठीक है। 1975 सीबीओटी इंट्रोड्यूस ट्रेजरी बिल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, किस पे बात होने लगी, ट्रेजरी बिल्स, जिसको बोलते हैं टी बिल्स, उसमें हो गया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस। इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्योर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, आगे बढ़ेंगे, अच्छी चीज होती है। 1977
सीबीओटी अपना भाई कहाँ गया सीबीओटी, इसका नाम क्या था अभी, पढ़ तो रहते हैं, जो भी वो बोला था अभी मैंने, इंट्रोड्यूस टी बॉन्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई ने क्या किया, ट्रेजरी बिल पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। अ, वो तो पहले ही कर दिया था। बॉन्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड अलग, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को बॉन्ड बोलते हैं, वो भी आगे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1982 में क्या हुआ, सीएमई इंट्रोड्यूस, यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यूरो डॉलर करेंसी के बीच में उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया 1982 में सीएमई। सीएमई अपना वो बटर एग वाला बंदा उसने क्या किया, यूरो डॉलर पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। 1982 कांसास सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड लॉन्च द फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, ये बड़ी चीज है। सबसे पहला जो विश्व का बोल सकते हैं एक तरीके से, क्या हुआ, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च हुआ कांसास सिटी बोर्ड द्वारा इन 1982। ठीक है। 1983 की बात करें, शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज सीबीओई इंट्रोड्यूस ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडाइसिस विद द S&P 100, OEX एंड S&P 500। इन सब चीजों पे अब क्या हुआ, S&P 500, S&P 100 जो लोग नहीं जानते, ये यूएस के इंडाइसिस का नाम है, उन पे अब ऑप्शन इंट्रोड्यूस होगा। कब, 1983 में। किसने किया, शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज। अब भाई फ्यूचर्स में बात नहीं हो रही है, ऑप्शन में भी बात चालू होने लगी कुल मिला के। तो ये थी अपनी हिस्ट्री एक तरीके से। अब आगे पढ़ लेते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। तो भाई बोलना चाह रहा है, ओवर द लास्ट 5 decades द डेरिवेटिव मार्केट हैज बीन अ फिनोमिनल ग्रोथ। ठीक है, अच्छी बात है। मैनी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स वर लॉन्च्ड एट एक्सचेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है भाई, ये तो सिंपल बात है। सम ऑफ द फैक्टर ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर, ये फैक्टर दिए हुए पढ़ते हैं। इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशंस इन अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस इन फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट में जो अपन ने पढ़ा अंडरलाइंग और डेरिवेटिव अलग अलग चीजें, तो अंडरलाइंग की जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस बढ़ गए, तो इससे अपने को जो डेरिवेटिव है एक तरीके से, उसमें अब भाई अंडरलाइन चल रहा है, जब भी तो डेरिवेटिव चल रहा है, अब इन सब चीजों में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वो भी चल, उससे उसकी ग्रोथ में क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। जितनी हाई फ्लक्चुएशन उतने लोग भाग उसमें आएंगे, इस प्रकार से उसकी ग्रोथ ही होगी एक तरीके से। अगली बात बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबली। ग्लोबली मार्केट्स का इंटीग्रेशन हुआ, बड़ी चीज है, ग्रोथ ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल चीज है, लोगों को अलग अलग अंडरलाइन के बारे में पता चलेगा, उसके ऊपर ही फिर डेरिवेटिव काम करेगा। तो बढ़िया चीज है इंटीग्रेशन। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशंस हैज हेल्प्ड इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पहले के टाइम पे रहता था बहुत, ट्रांजैक्शन के लिए भी कॉस्ट जुड़ जाती थी, पहले इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होती थी चीज़ें, उसके लिए अपने को अलग से खर्चा करना पड़ता था। फिर वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आया तो इस चीज़ में भी अपने को राहत मिल गई एक तरीके से। अगली चीज है, इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट और सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज रिस्क। जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स थे, उनको एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग आई किस चीज की, सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, इनके बारे में इनको खबर ही नहीं थी पहले, अब पता लगने लग गया कि कुछ ऐसे टूल्स भी अपने पास रिस्क मैनेजमेंट करने के, तो उससे मैनेज रिस्क आसानी से होने लग गया। तो एक तरीके से वो उसने भी अपनी चीज, जो डेरिवेटिव भैया थे अपनी, उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा हेल्प किया। रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है बॉस, तो अच्छी चीज है। फ्रीक्वेंट इनोवेशंस इन डेरिवेटिव मार्केट एंड न्यूअर एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत सारे इनोवेशन किए गए डेरिवेटिव मार्केट्स में, अब नई चीजें तो कुछ ना कुछ इधर उधर करते ही रहते लोग, देखते तो सही खंगाल के क्या क्या है अंदर, वो चीज की तो उससे इनोवेशन हुआ। और जो ये एक तरीके से प्रोडक्ट हुआ ना डेरिवेटिव, तो इसके अलग अलग एप्लीकेशन भी ढूंढने लगे लोग बाग, तो उससे भी एक तरीके से पता चला कि हाँ भाई अच्छी चीज है, तो उस चीज की ग्रोथ उस हिसाब से की गई। ठीक है। अब अगला टॉपिक अपना रहेगा इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, जो कि अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बस, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट कल इतना वो पढ़ लेंगे पूरा, यहाँ तक बेसिकली समझेंगे अपन इसको, उसके बाद में अगला टॉपिक लेंगे प्रोडक्ट वाला। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पब्लिक
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को, अपने चैनल को एक्चुअली सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा डीपर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के इन सब चीज़ों का मेन मोटो मेरा यही रहेगा। एंड फॉर दिस व्हाट कैन वी से, the workbook that is has been provided by NISM, एक्चुअली NISM की वर्कबुक है ये। अच्छा मटेरियल है, आप भी उनकी साइट से ले सकते हैं मेरे हिसाब से। बट शायद आपको रजिस्टर करने के बाद ही मिलती है, ऐसा मेरे को लगता है। तो एक बार उस चीज़ को भी देख लेना, नहीं तो अपन तो पढ़ ही रहे हैं सामने के सामने बेसिकली। तो अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं, साथ में चलते हैं, मजे करते हैं। थैंक यू। सी यू लेटर गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।